नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में। देखो, कल भी हमने ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ा था, उसको समझा भी था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में बता देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर मुख्य रूप से कौन सी प्रोसेस होगी और किस प्रकार से चलेगा। इस बात को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक बार जितने भी लाइव है वो एक बार कमेंट्स कर दे, देख लेते हैं कौन कौन लाइव है, फिर हमारे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मुख्य रूप से क्या हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये लो, आपके इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर दे। एक मिनट, पेज की साइज में थोड़ा सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। अब इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र में देखो, सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान में रखनी है। कल हमने समझा था ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर क्या होगा कि मुख्य रूप से जो पायरुविक अम्ल है, सॉरी ग्लूकोज, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आपके कन्वर्ट होगा पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होगा। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 6, लेकिन पायरुविक अम्ल के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 3। मतलब यहाँ पे एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, टोटल आपके 2 अणु बनेंगे। टोटल कितने अणुओं का निर्माण होगा, यहाँ पे 2 अणुओं का निर्माण होगा। इतनी बात तो हमने कल पढ़ी थी। इसके बाद में देखो यहाँ पे कि ग्लूकोज से जब पायरुविक अम्ल बनेगा तो इसके अंदर टोटल जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है इसके अंदर टोटल आपके 10 स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स होंगे, यहाँ पे टोटल आपके 10 स्टेप्स होंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, टोटल कितने स्टेप के अंदर होगी, 10 स्टेप के अंदर। इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपके ईएमपी पथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ईएमपी पथ। ईएमपी का मतलब, ए का मतलब एमडन, एम का मतलब मेयरॉप और पी का मतलब पार्नास। मतलब 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे इसका नाम क्या रखा गया, यहाँ पे ईएमपी पथ रखा गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को ड्रॉ कैसे करना, मतलब हर एक स्टेप के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, किसके अंदर कौन कौन से स्टेप आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, आज पेन के अंदर क्या मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो सबसे पहले आपके जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपके कन्वर्ट होगा यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, मतलब एक फॉस्फेट समूह जुड़ा है। तो एक फॉस्फेट समूह जुड़ा है, तो ये फॉस्फेट समूह आया कहाँ से, तो ध्यान में रखना, ये फॉस्फेट समूह आया, यहाँ पे हमें एडीपी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी। ठीक है, एटीपी खर्च करेंगे तो यहाँ पे बनेगी आपकी एडीपी बनेगी। क्या बनेगी, एडीपी। मतलब एक फॉस्फेट समूह यहाँ से फ्री हुआ है, वो फॉस्फेट समूह जुड़ेगा कहाँ पे, तो ध्यान में रखना कि जब भी आपके एटीपी से एडीपी बनेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन काम में आएंगे। कौन से आयन काम में आएंगे, मैग्नीशियम आयन काम में आएंगे। और इसके अलावा कहीं पर भी एटीपी बनती है या फिर एटीपी का आपके कहीं पे यूज होता है तो वहाँ पे एंजाइम के नाम के पीछे क्या जुड़ता है, काइनेज। तो इस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर भी कार्बन कितने, टोटल 6। मतलब 6 कार्बन की शर्करा को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज नाम हो जाएगा। ये बन गया आपके फर्स्ट नंबर स्टेप। कौन सा स्टेप बन गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्टेप कंप्लीट है यहाँ तक तो बात। फिर देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे सेकेंड नंबर बात आएगी हमारे सामने कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाएगा यहाँ पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ध्यान में रखना यहाँ पे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की संरचना में डिफरेंस है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। तो संरचना में डिफरेंस हुआ तो संरचना में डिफरेंस मतलब उनकी समावयवता है, आइसोमर है एक प्रकार की। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ जाएगा वो कौन सा काम में आ जाएगा, आपका फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। कौन सा काम आ जाएगा यहाँ पे, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम काम में आ जाएगा, आइसोमेरेज। ठीक है, ये आपके एंजाइम यहाँ पे मुख्य रूप से काम में आ जाएगा।
ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फिर देखो नेक्स्ट बात कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट समूह एक और जुड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट समूह एक और जुड़ेगा। तो ये फॉस्फेट समूह आएगा कहाँ से, तो वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा, डाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये देखो इसके अंदर फॉस्फेट समूह एक और जुड़ गया, एक तो 1 नंबर कार्बन के ऊपर, एक आपके 6 नंबर कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें फिर से क्या खर्च करनी पड़ेगी, आपके ATP खर्च करनी पड़ेगी। क्या खर्च करनी पड़ेगी, ATP। तो ATP खर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके ADP। और जो एक फॉस्फेट समूह बाहर निकला है तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर से आपके यहाँ पे क्या हो रही है कि जो फॉस्फेट समूह है ये फ्रक्टोज है, आपकी फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ATP यहाँ पे खर्च हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कि कहीं पर भी अगर ATP खर्च होती है तो उसके एंजाइम के नाम के पीछे क्या जुड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना, काइनेज जुड़ता है। तो इसके नाम के पीछे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे काइनेज जुड़ेगा। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये आपकी यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये 3-3 कार्बन की, इसके अंदर टोटल 6 कार्बन है। ये आपके 3-3 कार्बन की 2 शर्कराओं के अंदर टूट जाएगा। कितने कितने कार्बन की, 3-3 कार्बन की 2-2 शर्कराओं के अंदर टूट जाएगा। इधर भी 3 कार्बन की एक शर्करा बनेगी और इधर भी 3-3 कार्बन की एक शर्करा और बन जाएगी। मतलब टोटल 6 कार्बन की शर्करा 3-3 कार्बन की शर्करा के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शर्करा के अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप रह सकता है या फिर क्या कौन सा ग्रुप रह सकता है, यहाँ पे कीटोन समूह रह सकता है। तो यहाँ पे एक जो शर्करा बनेगी वो हो जाएगी आपकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक तो ये हो जाएगा यहाँ पे एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो शर्करा रहेगी 3 कार्बन की, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों अलग अलग डिवाइडेशन हो गया। तो यहाँ पे इन 6 कार्बन की शर्करा को 3-3 कार्बन की शर्करा के अंदर तोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, यहाँ पे तो एल्डोलेज एंजाइम करता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा, आपका एल्डोलेज एंजाइम आ जाएगा। अब ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट ये भी हो सकते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपके 3PGL भी बना सकता है और 3PGL आपकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकता है। लेकिन ध्यान में रखना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3PGL बनाएगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा वो आ जाएगा आपका आइसोमरेज एंजाइम काम में आ जाएगा। कौन सा काम में आ जाएगा, आइसोमरेज एंजाइम काम में आ जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब देखो ये आपके जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये बना लेगा 3PGAL, मतलब 3PGAL बना लेगा। तो 3PGL के टोटल कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु बन जाएंगे ना यहाँ पे, मतलब 2 अणु बनेंगे। तो ये आपके 3PGL के अंदर फॉस्फेट समूह भी 2 होंगे, तो 2 अणु होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3 डाईPGAL, डाईPGAL हो गया। ठीक है, 1,3 डाईPGAL मतलब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसके अंदर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण हुआ। तो अब ये जो एल्डिहाइड है ये आगे चलकर कन्वर्ट होगा आपके अम्ल के अंदर। मतलब कभी भी एल्डिहाइड अगर अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो आपके 1,3 डाईPGA आगे चलकर 1,3PGA का निर्माण कर लेंगे, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक तो ठीक है कि 1,3 डाईPGA का निर्माण कर लेंगे, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण कब होता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तभी। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम काम में आ जाएगा, आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे कहाँ पे सर, तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा आपके NAD के पास में, इसके साथ जुड़ेगा NAD, और NAD से क्या बनाएगा यहाँ पे NADH बनाएगा। क्या बनाएंगे यहाँ पे NADH2 बनाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे PGL के 3 कार्बन थी, ये भी आपके इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसके टोटल कितने अणु बन गए, यहाँ पे 2 अणु बन गए। तो इसके अंदर भी कार्बन तो 3 होंगे, लेकिन इसके अणु कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे, 2 अणु। तो 2 अणु यहाँ पे 1,3 डाई PGA का निर्माण करेंगे, तो ये आपके 2NAD यहाँ पे यूज होंगे। कितने यूज होंगे, 2NAD, 2NADPH+ के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब देखो नेक्स्ट बात, अब जो हमारे पास में 1,3 डाई PGA ये कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे 3 PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपके 3 PGA बनेगा, मतलब इससे आपके 1,3 डाई PGA से 3 PGA बना, मतलब एक फॉस्फेट समूह क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकला। तो फॉस्फेट समूह बाहर निकला, तो ये फॉस्फेट समूह जुड़ा किसके साथ में, तो ये जुड़ा सर यहाँ पे ADP के साथ में। तो ADP से क्या बना लिया इसने, ATP बना लिया। ADP के अंदर 2 फॉस्फेट समूह, एक फॉस्फेट समूह जो बाहर निकला वो आपके इसके साथ में जुड़ गया। तो इसके भी यहाँ पे कितने अणु हो जाएंगे, आपके टोटल 2 अणु। तो यहाँ पे ADP भी आपके कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल आपके 2 ADP 2 ATP का निर्माण कर लेंगे। और यहाँ पे 3 PGA के भी कितने अणु बन जाएंगे, यहाँ पे 2 अणु बन जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर बात है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है यहाँ पे एंजाइम। देखो ATP का निर्माण हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ATP कहीं पर भी अगर बनती है या ATP का कहीं पर भी यूज होता है, तो एंजाइम के नाम के पीछे क्या जोड़ना है, काइनेज। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ये आपके एंजाइम का नाम हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात, 3 PGA आगे चलकर बस कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जो फॉस्फेट समूह 3 नंबर कार्बन के ऊपर है उसके अंदर स्थिति चेंज हो जाएगी, वो आपकी 2 PGA के अंदर हो जाएगा, मतलब 2 PGA का निर्माण कर लेगा। इसके भी यहाँ पे कितने अणु हैं, आपके टोटल 2 अणु। तो यहाँ पे जो एंजाइम का नाम होगा वो हो जाएगा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये आपके यहाँ पे एंजाइम का नाम हो गया है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब 2 PGA आगे चलकर 2 PGA किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये आपके 2 जल का अणु यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा वो काम में आ जाएगा इनोलेस। कौन सा एंजाइम काम में आ जाएगा, इनोलेस। ठीक है, और इसके अलावा ये पेप है, ये पेप आगे चलकर यहाँ पे पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के भी यहाँ पे कितने अणु बन जाएंगे, 2 अणु। देखो इसके भी 2 अणु बन रहे हैं, यहाँ पर भी इसके 2 अणु बन जाएंगे, और यही आपके क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 अणु बनेंगे, पायरुविक एसिड के 2 अणु बनेंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा काम में वो कौन सा आएगा, पायरुविक काइनेज। कौन सा आएगा यहाँ पे, पायरुविक काइनेज। देखो एंजाइम के नाम के पीछे क्या जोड़ा है, काइनेज, मतलब ATP का या तो यूज होगा या ATP बनेगी। तो इस स्टेप के अंदर, लास्ट में अंतिम स्टेप के अंदर यहाँ पे जो ADP होती है, ये ADP बनाती है आपकी ATP। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ADP से क्या बनेंगे, आपके 2 ATP का निर्माण होगा। ये होती है आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। कल भी मैंने आपको समझाई थी, आज और मैंने समझाई थी, तो अब आप इसको रिविजन करते रहें। अब बात आती है हमारे सामने यहाँ पे कि इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर यहाँ पे, कि हमारे सामने कि जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था हमने, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP का हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा था, 2 ATP का उपयोग हो रहा था। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट और आपके 3rd नंबर स्टेप के अंदर आपके 2 ATP यूज हो रहे थे, आप देख सकते हो उनको वापस। सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 4 ATP बन रहे थे, 4 ATP का निर्माण हो रहा था। इस 4 ATP को हम कहते हैं यहाँ पे SLP, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कहा जाता है। फिर देखो हमारे पास यहाँ पे 2 ATP का यूज हो गया, लेकिन 4 ATP का क्या हो रहा था, यहाँ पे निर्माण हो रहा था। तो हमें जो यहाँ पे शुद्ध ATP का लाभ होगा, वो शुद्ध ATP का यहाँ पे कितने ATP का लाभ होगा, तो शुद्ध हमें 2 ATP का लाभ होगा। कितने शुद्ध ATP का लाभ होगा, यहाँ पे 2 ATP का लाभ होगा, ये ध्यान में रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर 2NADH2 भी बन रहे थे। क्या बन रहे थे, 2NADH2 बन रहे थे। अब ये 2NADH2 है क्या सर, तो इसके बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे कि 2NADH2 है क्या एक्चुअल में। तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना कि जो एक NADH2 है, ये एक NADH2 आपके 3 ATP के बराबर होगा। कितने ATP के बराबर होगा, 3 ATP की। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एक NADH2 किस प्रकार 3 ATP के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 NADH2 चलकर आपके
6 एटीपी का निर्माण कर लेगा। कितने एटीपी का निर्माण कर लेगा? 6। तो टोटल आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी बनेंगे? आपकी टोटल 8 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 8 एटीपी का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो एक बार यहाँ पे कमेंट्स कर दें कि 8 एटीपी का निर्माण कैसे हुआ। कमेंट कर दें एक बार ये बात समझ में आ गई तो। देखो यहाँ पे आपके पास एक तो ये आपका फर्स्ट नंबर स्टेप और एक आपके थर्ड नंबर स्टेप, इनके अंदर यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही थी। क्या यूज़ हो रही थी? आपके एटीपी यूज़ हो रही थी। तो एटीपी यूज़ हो रही है तो मतलब 2 एटीपी खर्च हो गई। फिर देखो नेक्स्ट बात, हमारे पास में यहाँ पे इस स्टेप के अंदर यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे थे, यहाँ पर भी 2 एटीपी बन रहे थे, मतलब टोटल 4 एटीपी का निर्माण हो गया। यही तो हमने यहाँ पे लिखा था, 4 एटीपी का डायरेक्ट निर्माण होता है, इसे SLP कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन 2 एटीपी का उपयोग हो रहा था तो शुद्ध एटीपी हमारे पास कितने बचे? पीछे आपके 2 एटीपी बचे। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 NADH2 बन रहे थे। एक NADH2 3 एटीपी के बराबर होगा, मतलब एक NADH2 3 एटीपी के बराबर। तो 2 NADH2 कितने एटीपी के बराबर हो जाएंगे? 6 एटीपी। तो टोटल इनको मिलाकर कितने एटीपी हो जाएंगे? यहाँ पे 8 एटीपी हो जाएगा। ये होता है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का चक्र आपका कंप्लीट। कौन सा चक्र कंप्लीट हो गया? आपकी ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो पायरुविक अम्ल बना है, ये पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक अम्ल के सामने 3 कंडीशन बनती है। इस पायरुविक अम्ल के सामने अब 3 कंडीशन होती है, भाई पायरुविक अम्ल कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंडीशन होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सबसे पहले कंडीशन होगी इसके सामने ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या कर सकता है? तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है तो ये आपके क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर प्रवेश करेगा? आपके क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। और क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करके CO2, इसके अलावा H2O बनाएगा और साथ में ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ऊर्जा का। ये आपके फर्स्ट नंबर कंडीशन। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या हो सकती है? अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, किसकी अनुपस्थिति? आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये आपकी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया? फ्रेगमेंटेशन या फिर आपकी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? आपके एल्कोहल का निर्माण करेगा, एल्कोहल। और इसके साथ में क्या बनाएंगे? यहाँ पे CO2 बनाएगा और इसके साथ में यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करेगा। अगर यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये आपकी मांसपेशियों के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो ये आपकी मांसपेशियों के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, आपकी मांसपेशियों के अंदर प्रवेश कर सकता है। और अगर मांसपेशियों के अंदर प्रवेश करता है तो ये आपके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और लैक्टिक अम्ल ही क्या करता है? हमारी मांसपेशियों के अंदर थकान उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आपके थकान उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे सामने, नेक्स्ट बात कौन से पेन से? चलो इस पेन से लिख देते हैं। तो नेक्स्ट बात के अंदर ध्यान में रखना, ये हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्लों का संश्लेषण कर सकता है। इसका संश्लेषण कर सकता है? हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्लों का संश्लेषण कर सकता है, एमिनो अम्लों का निर्माण कर सकता है। तो ये आपके पायरुविक अम्ल की 3 कंडीशन होगी। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तो ये क्या कार्य करेगा? कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तो ये क्या कार्य करेगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मुख्य रूप से जो हमने प्रोसेस पढ़ी, ये जिस प्रकार से आपके यहाँ पे कोशिका थी एक, ये मान लो आपके बड़ी सी एक कोशिका है, कोई भी आपके पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका मान लो। कोशिका के अंदर ये होता है आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे था आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना पायरुविक अम्ल, क्या बना यहाँ पे? पायरुविक अम्ल। ये प्रक्रिया क्या कहलाई? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पे कंप्लीट हुई? आपके कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे कंप्लीट हुई? कोशिका द्रव्य में। अब ये पायरुविक अम्ल प्रवेश करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये प्रोसेस कहलाएगी यहाँ पे लिंक रिएक्शन। क्या कहलाएगी यहाँ पे? लिंक रिएक्शन या फिर योजक अभिक्रिया, जिसके द्वारा यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एसिटाइल को एंजाइम ए। और ये एसिटाइल को एंजाइम ए प्रवेश करेगा आपके क्रेब्स चक्र के अंदर। मतलब अब जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारी प्रोसेस कहाँ पे चलेगी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इससे पहले वाली सारी प्रोसेस कहाँ पे चल रही थी? आपके कोशिका द्रव्य के अंदर चल रही थी। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास होगा जो हेडिंग आएगी वो आएगी यहाँ पे पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन। अब इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगी? क्रिया होगी।
तो सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पे कि पायरुविक अम्ल, जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उनको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना कि जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल का एक कार्बन, पायरुविक अम्ल का एक कार्बन है, ये आपके CO2 के रूप में बाहर निकलता है। CO2 के रूप में, CO2 के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में बाहर निकलता है? CO2 के रूप में बाहर निकलता है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, विकार्बोक्सीकरण, विकार्बोक्सीकरण कहते हैं। तो ये पहली बात तो ध्यान में रखना कि पायरुविक अम्ल के अंदर टोटल कार्बन तो कितने होते हैं? आपके 3 कार्बन होते हैं, जिसमें से एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण कहेंगे। फिर इसके अलावा ध्यान में रखना, इस अभिक्रिया को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? लिंक रिएक्शन कह सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिंक रिएक्शन, या लिंक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे योजक अभिक्रिया। लिंक रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे योजक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब ये योजक अभिक्रिया कैसे हो गई सब? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पायरुविक अम्ल, ये लो आपके सामने आ गए यहाँ पे पायरुविक अम्ल, ठीक है। तो पायरुविक अम्ल है, इसके साथ में 2COA मिलेगा, मतलब को एंजाइम A मिलेगा। पायरुविक अम्ल के अंदर टोटल 3 कार्बन है पायरुविक अम्ल के अंदर। तो ये पायरुविक अम्ल आपके कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम A। और इसके अलावा यहाँ पे 2 CO2 के अणु क्या हो जाएंगे? आपके बाहर निकल रहे हैं। ये देखो 2 CO2 के अणु बाहर निकल रहे हैं, मतलब पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन बने। आपको पता होगा कि पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुविक अम्ल के टोटल कितने अणु बने थे? 2 अणु बने थे सर, बिल्कुल 2 अणु बने थे, जिसमें से ये 2 बार प्रोसेस चलेगी, मतलब पायरुविक अम्ल 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा। तो एक बार जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा तो एक CO2 का अणु, तो 2 बार आपके 2 अणु पायरुविक अम्ल के 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे, तो कितने CO2 के अणु बाहर निकलेंगे? यहाँ से 2 CO2 के अणु बाहर निकलेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे होता क्या है, इस प्रक्रिया के अंदर जो एंजाइम काम में आएगा वो एंजाइम काम में आएगा यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ रहा है, तो इस अभिक्रिया के अंदर डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, बिल्कुल बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे सर NAD बन रहा है, जो NAD+ है ये कन्वर्ट होना चाहिए आपके NADH2 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहिए? NADH2 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 पायरुविक अम्ल के अणु 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के अणु में बदल जाता है, तो हमारे पास 2 NAD भी होना चाहिए और 2 NADH2 का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होगा। इसके बारे में होगा यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। तो ये जो सारी प्रोसेस चल रही है यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी लिंक रिएक्शन, ये प्रोसेस कहलाती है लिंक रिएक्शन। अब देखो एक बात और समझना, यहाँ पे हमारे सामने कितने NADH2 बन रहे हैं? टोटल आपके 2 NADH2 बन रहे हैं। आपको पता होगा कि एक NADH2 कितने ATP के बराबर? 3 ATP के बराबर। तो 2 NADH2 कितने ATP के बराबर हो जाएगा? ये आपके 6 ATP के बराबर हो जाएगा। कितने ATP के बराबर हो जाएगा? 6 ATP के बराबर हो जाएगा। तो लिंक रिएक्शन के अंदर टोटल कितने ATP बनेंगे? आपके 6 ATP। ग्लाइकोलाइसिस चक्र के अंदर टोटल ATP कितने बनेंगे? 8 ATP। तो टोटल मिलाकर कितने ATP हो गए? यहाँ पे 14 ATP का निर्माण हो गया। मतलब यहाँ तक कि अभी तक जो प्रोसेस चलेगी तो उसके अंदर आपके 14 ATP अणुओं का निर्माण हो जाता है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री स्थल में CO2 के रूप में निकलता है क्या? बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? CO2 मुक्त होगा, वो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रोसेस यहाँ तक समझ में आ गई तो एक बार कमेंट्स कर दो। फिर हम चल रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट। एक बार कमेंट्स कर दो। तो यहाँ तक हमारा लिंक रिएक्शन तक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन के बाद में। अब जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए प्रवेश करेगा आपके क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर प्रवेश करेगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रेब्स चक्र का कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्रेब्स चक्र के अंदर होगा क्या। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक यहाँ पे ये मान लो आपकी पूरी की पूरी सेल, अब की बार थोड़ा यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी सेल, ये सेल के अंदर यहाँ पे हम बड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर हमने बड़ा सा क्या बना लिया? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। ठीक है, थोड़े मैं यहाँ पे क्रिस्टी है ये कम बना रहा हूँ, इधर भी आपके अनेक सारे क्रिस्टी पाए जाते हैं, मैंने कम बनाए। ये इस प्रकार से प्रोसेस रहती है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट बात, हमारे सामने सबसे पहले जो ग्लूकोज की बात आती है। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सबसे पहले आपकी पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पायरुविक अम्ल में। तो यहाँ पे आपकी टोटल हमें जो एटीपी बनते हैं वो आपके 8 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 8 एटीपी। ये प्रोसेस चलेगी आपके कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर चलेगी? यहाँ पे कोशिका द्रव्य के अंदर चलेगी। अब पायरुविक अम्ल प्रवेश करेगा आपके इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पे किसका निर्माण करेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा। तो एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? लिंक रिएक्शन। देखो लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? नहीं, शेखावाटी मिशन अभी चल रहा है। ठीक है, शेखावाटी मिशन वाली आज चल रहा है, आज सेकेंड पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो इसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होगा और एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये आगे चलकर प्रवेश करेगा क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर प्रवेश करेगा? क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए किसके अंदर प्रवेश करेगा? क्रेब्स चक्र के अंदर। तो एसिटाइल को एंजाइम ए को यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपके योजक कहा जाता है। योजक का मतलब ये आपके ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो लिंक रिएक्शन के अंदर टोटल कितने एटीपी बन रहे थे? हमारे पास 6 एटीपी बन रहे थे। तो यहाँ पे आपके 6 एटीपी और ये कितने एटीपी बन गए? आपके 8। तो टोटल अभी तक हमारे पास में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ? 14 एटीपी अणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्रेब्स चक्र के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? क्रेब्स चक्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो क्रेब्स चक्र के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं नॉर्मली। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि क्रेब्स चक्र के अंदर जो प्रथम उत्पाद बनता है, क्रेब्स चक्र के अंदर जो प्रथम उत्पाद बनता है वो 3 कार्बोक्सिलिक समूह युक्त बनता है। कितने? 3 COOH, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक समूह युक्त बनता है। और इसीलिए इस चक्र को हम कहते हैं यहाँ पे TCA साइकिल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? TCA साइकिल। TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कहेंगे क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक समूह युक्त जो पहला उत्पाद बनेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे कि कौन सा उत्पाद बनेगा, उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो पहला उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनता है सर, वो तो बता दो। तो इसके अंदर जो पहला उत्पाद बनता है वो बनता है यहाँ पे सिट्रिक अम्ल। वो कौन सा बनता है यहाँ पे? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के अंदर टोटल कार्बोक्सिलिक समूह कितने होते हैं? आपके 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसीलिए इसे TCA साइकिल कहते हैं। और जो पहला उत्पाद बनेगा वो आपके सिट्रिक एसिड बनता है। फिर देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो एक चक्र मतलब जो क्रेब्स चक्र होगा वो भी 2 बार चलेगा, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए के कितने अणु बन रहे थे? 2 अणु। तो क्रेब्स चक्र भी कितनी बार चलेगा? यहाँ पे 2 बार। तो जब एक चक्र में मतलब जब एक चक्र में चलेगा तो एक चक्र में आपकी टोटल 3 CO2 बनते हैं। एक चक्र के अंदर टोटल कितने CO2 बनेंगे? 3। तो अगर 2 बार चक्र चलेगा तो कितनी बार CO2 बनेंगे? यहाँ पे टोटल आपके 6 CO2 का निर्माण होगा। कितने CO2 का निर्माण होगा? यहाँ पे 6 CO2। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस प्रकार यहाँ पे क्रेब्स चक्र के अंदर टोटल कितने यहाँ पे CO2 बन जाएंगे? आपके 6 CO2 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्रेब्स चक्र के अंदर कौन कौन सी बातें होगी और किस प्रकार से चलेगा, वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये आपकी क्रेब्स चक्र तक यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया। कल हम करेंगे आपकी क्रेब्स चक्र के बारे में स्टार्ट। और डेली जो आपकी क्लास का टाइमिंग है वो ध्यान में रखना, आपके 7 बजे। सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, मैंने बता दिया। यहाँ पे सिट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो आपका सिट्रिक अम्ल बनता है। डेली जो क्लास होती है आपके वो 7 बजे होती है, ये ध्यान में रखना।
अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके 8:30 बजे होगी और उसमें हम यहाँ पे शेखावाटी मिशन वाला जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। फिर मिलते हैं कल 7 बजे और आज शाम 8:30 बजे रेडी रहना भाई।